हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हारा कोई भी डाउट ना रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पर। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये वाला डायग्राम तुमने बहुत बार देखा होगा। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम को जब हम एक बीकर में ऐड कर रहे हैं पानी के साथ, वो भी स्लोली, व्हेन वी टच द बीकर वी फील दैट टेम्परेचर ऑफ द बीकर चेंजेस। और जब हमने बीकर को टच किया तो उसका टेम्परेचर हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा था। पहला पार्ट है नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। बताना है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सी टाइप की रिएक्शन हो रही है, और उसको डिफाइन भी करना है। हम जानते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है यानी कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। इसमें हीट रिलीज हो रही होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होती है, अगर तुम्हें याद हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन कर देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। इस रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर वो दो सब्सटेंस कौन कौन से हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। A reaction in which energy is released or evolved is known as exothermic reaction। यहाँ पर एनर्जी कौन सी है? हीट एनर्जी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन एंड द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि अब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है उसका केमिकल इक्वेशन हमें लिखना है और साथ ही साथ उसे बैलेंस भी करना है। इस केमिकल रिएक्शन में वाटर है और कैल्शियम ऑक्साइड है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O ऐड होकर के हमें क्या मिल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और साथ में हीट भी मिल रही है। ये हो गई इसकी केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट टू मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तुम्हें इस रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा, यही तुम्हें आंसर में लिखना है। इस रिएक्शन में जब क्विक लाइम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और हीट रिलीज कर रहा है। इसी चीज को तुम्हें लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड कॉजेज द सोल्यूशन टू बिकम हॉट। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो हॉट हो जा रहा है, यानी कि गर्म हो जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर हिसिंग साउंड भी मिलती है। द हिसिंग साउंड इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ स्टीम, क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है जिसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस हो रही है और इसी वजह से यहाँ पर हिसिंग साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को इस रिएक्शन में मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। पहले जो हमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको हमें केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमें इसे बैलेंस भी करना है। फर्स्ट में हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रही है नाइट्रोजन के साथ और अमोनिया का फॉर्मेशन कर रही है। सबसे पहले हाइड्रोजन लिखना है H2, नाइट्रोजन को लिखना है N2 और दोनों कंबाइन होकर बना रही हैं NH3। NH3 मतलब अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा NH3। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है जबकि रिएक्टेंट की साइड पर हाइड्रोजन केवल 2 ही है। अगर हम इस साइड भी 3 लगा दें तो अब इस तरफ हाइड्रोजन 6 हो चुके हैं जबकि इस तरफ अभी भी हाइड्रोजन 3 ही है। तो अगर हम यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएंगे 6 हाइड्रोजन दिस साइड, 2 3 जा 6 एंड नाइट्रोजन भी इधर 2 हो गए हैं। और अगर तुम रिएक्टेंट की तरफ नाइट्रोजन देखोगे तो वो भी 2 है, यानी कि अब सारे के सारे एटम्स यहाँ पर बैलेंस्ड हैं। दिस इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड को बर्न करना है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है और वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज करना है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनाएंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और सल्फर। एक तरफ हाइड्रोजन लिखेंगे और एक तरफ सल्फर लिखेंगे। देन उसके बाद हम हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखेंगे जो कि होती है 1, सल्फर की वैलेंसी होती है 2, देन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा H2S। ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑक्सीजन हम जानते हैं O2 के साथ इसको रिएक्ट कराना है और बनाना है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2 और वाटर का H2O। नाउ ये हो गया हमारी केमिकल इक्वेशन। अब हमें इसे बैलेंस्ड भी करना है। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, यानी कि हाइड्रोजन तो बैलेंस है। सल्फर इधर 1 है और इस तरफ भी 1 है, तो सल्फर भी बैलेंस है। जबकि ऑक्सीजन इस साइड केवल 2 ही प्रेजेंट है जबकि प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन 3 प्रेजेंट है, 2 यहाँ पर और 1 ये वाला। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है सबसे पहले। तो इधर भी हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो हमें यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, बट इस तरफ अब केवल
3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। सो यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पास 4 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर अगर एक और बार 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 यहाँ पर भी हो जाएंगे, यानी कि टोटल ऑक्सीजन एटम यहाँ पर हो जाएंगे 6। सो ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड। लेकिन यहाँ पर अभी भी हाइड्रोजन के एटम्स बैलेंस नहीं है। इस तरफ हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम्स दिख रहे होंगे, जबकि इस तरफ केवल 2 ही एटम है। सो इधर भी हम एक 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हमारे पास इधर भी 4 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 सल्फर के इधर भी हैं और इधर भी हैं, और 6 ऑक्सीजन के दोनों ही साइड है। तो अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। यानी कि एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है जिसको हम जब हीट करते हैं तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। सो उस एलिमेंट का नाम क्या होगा, साथ ही साथ वो जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बना है उसे क्या कहते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्टिविटी पर बेस्ड है। यहाँ पर दिखाया गया है साफ साफ कि यहाँ पर जो चाइना डिश रखी हुई है बाउल जैसी, इसके अंदर कॉपर का पाउडर है जो कि ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब इसको हम हीट करते हैं तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है और बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। सो जो एलिमेंट X है वो कॉपर है, ब्लैक कलर का जो कंपाउंड है वो कॉपर ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि कॉपर है, इसको हीट कर रहे हैं एयर के साथ तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि Cu+O2 और फॉर्म करेगा CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो याद रखना कॉपर जो होता है वो ब्राउन होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब इसको हम हीट करते हैं तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। सो इसी वाली सेम एक्टिविटी पर एक और क्वेश्चन बेस्ड है, उसको भी देख लेते हैं। Redox reactions are important class of reactions. The oxidation and reduction reactions occur simultaneously in redox reaction. The activity in which copper powder is taken in a china dish and heat helps in understand redox reaction. So ये जो क्वेश्चन है ये redox reaction पर बेस्ड है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। So first part है observe the given figure and write the what happens when copper powder is heated in a china dish. Write a chemical reaction टेकिंग प्लेस। सो बताना है कि इसमें कॉपर पाउडर के साथ क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं, जब कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ हीट करने पर, सो ये कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है जो कि ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट पार्ट है मेंशन योर ऑब्जर्वेशन इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल ऑब्टेन्ड इन द अबव रिएक्शन। अगर अब जब ये हीट होने के बाद कॉपर ऑक्साइड बन गया है, इससे जब हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे सो क्या होने वाला है। सो अब क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड जो होगा वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन ऐड करने से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा। सो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कॉपर और वाटर, यानी कि H2O। सो इस केस में क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, सो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, जबकि ऊपर वाले केस में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ था कॉपर के साथ, इसलिए ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। इस वाली रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लेकिन कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट जा रहा है, यानी कि कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों ही चीजें साथ में हो रही है, एक ही रिएक्शन में हो रही है, इसीलिए हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट ड्रॉप्ड फ्यू पीसेस ऑफ मार्बल इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। द इवॉल्व्ड गैस देन पास थ्रू लाइम वाटर। What change would be observed in the lime water? Identify the gas evolved. What happens when evolved gas is passed in excess to the lime water? Write balanced chemical equation for each change observed. तो एक स्टूडेंट ने जब मार्बल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया है, अब यहाँ पर मार्बल क्या है, तो मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कुछ गैस इवॉल्व हो रही है, देन उसके बाद जो गैस इवॉल्व हो रही है उसको हम लोग लाइम वाटर से पास कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि क्या चेंज होगा लाइम वाटर में। लाइम वाटर का मतलब है सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसी के साथ हमें ये भी बताना है कि यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी और क्या होगा जब हम इस गैस को एक्सेस में, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइम वाटर से पास करते हैं, और साथ ही साथ हमें इन सारी केसेस की केमिकल इक्वेशंस भी लिखनी है। सो सबसे पहले हमें बताना है कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी। सो जब कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे या फिर ऐड करेंगे तो CO2 गैस इवॉल्व होती है। इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल है प्लस HCl gives calcium chloride water and CO2। सो अब हमें CO2 गैस को जब लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से पास करेंगे, सो ये मिल्की हो जाता है क्योंकि इसमें फॉर्मेशन होता है इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट का। इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सो ये जो मिल्की कलर होता है ये इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। सो नेक्स्ट अब हमें बताना है कि अगर
इस CO2 गैस को हम एक्सेस में पास करते हैं लाइम वाटर से, तो उस केस में क्या होता है? सो व्हेन CO2 गैस इज पास्ड इन एक्सेस थ्रू लाइम वाटर, द मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। जो मिल्कीनेस आती है वो डिसअपीयर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से रिएक्ट करता है और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज CaHCO3 होल ट्वाइस, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन का मिल्कीनेस होता है, यानी कि जो व्हाइट कलर होता है, वो खत्म हो जाता है और मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब यहाँ पर तुम्हारे पास 3 एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल को देख के तुम्हें बताना है कि यहाँ पर कौन सी टाइप की रिएक्शन हो रही है। सो पहला है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 एंड NaCl, यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि सोडियम जो मेटल है वो Ba को और Ba जो मेटल है वो सोडियम को आपस में रिप्लेस कर दे रहा है या फिर डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि दो एलिमेंट्स या दो मेटल्स आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड पार्ट है Fe, यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर। सो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन इस रिएक्शन में कॉपर को रिप्लेस कर देता है, कॉपर की जगह ले लेता है और फॉर्म कर लेता है FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें दोनों ही गैसेस कंबाइन हो रही हैं, मिल रही हैं और मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं। ये रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है? सो ये जो क्वेश्चन है वो इस डायग्राम पर बेस्ड है। इस डायग्राम में दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, एक है एनोड जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं या फिर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जबकि एक है कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सो जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, सो वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिकम्पोज होने लगते हैं, यानी कि ब्रेक होने लगते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स में दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। सो एनोड पर जो गैस कलेक्ट होती है वो होती है ऑक्सीजन गैस, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है। और ये जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 2:1 होता है। सो इसमें तुम्हें याद रखना है कि एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब हाइड्रोजन गैस को हम कैसे कंफर्म करते हैं? सो हाइड्रोजन गैस के लिए कंफर्मेशन के लिए जब हम यहाँ पर एक बर्निंग मैचस्टिक को लेकर के जाते हैं या फिर बर्न करते हैं, तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। सो फर्स्ट पार्ट यही है कि एनोड पर और कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट हो रही है या फिर जनरेट हो रही है। सो एनोड पर जो गैस है वो है ऑक्सीजन, कैथोड पर जो गैस है वो हाइड्रोजन। Why is it that the volume of gas collected on the electrode is 2 times that on the electrode अदर इलेक्ट्रोड? सो जो वॉल्यूम है एक इलेक्ट्रोड पर गैस का वो हमेशा क्या होता है? 2 टाइम्स होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन होती है वो ज्यादा होती है और वो 2 टाइम्स होती है ऑक्सीजन की। सो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसको जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें बनेगा H2 प्लस O2, और जब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, जबकि ऑक्सीजन का केवल एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए जो हाइड्रोजन होती है वो हमेशा 2 टाइम्स होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो इसका लास्ट पार्ट है व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू द वाटर। यानी कि इस जो वाटर में हमेशा हम डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करते हैं उसके बाद एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं ऐड करेंगे तो उस केस में क्या होगा? सो H2SO4 को ऐड करने का मेन रीजन होता है प्रोसेस को फास्ट कर देना, क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए इसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए हम उसमें H2SO4 ऐड करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why does the blue color of copper sulfate solution changes to green color when an iron nail is dipped? राइट केमिकल इक्वेशन। सो जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम एक आयरन नेल को डिप करते हैं तो उसका कलर ब्लू से ग्रीन कैसे हो जाता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है और इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सो जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और आयरन आ जाता है कॉपर की जगह पर और बन जाता है आयरन सल्फेट एंड कॉपर। सो पहले जो कलर था वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की वजह से था जो कि ब्लू कलर था, और बाद में जो ग्रीन कलर होता है वो होता है आयरन सल्फेट की वजह से। सो इसे हम लिख सकते हैं द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन कलर बिकॉज द कॉपर ऑफ कॉपर सल्फेट इज रिप्लेस्ड बाय आयरन एंड फॉर्म्स फेरस सल्फेट व्हिच इज ग्रीन इन कलर, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से फॉर्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू द सनलाइट, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस? सो ये क्वेश्चन है, ये इस वाली एक्टिविटी पर बेस्ड है जिसमें जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट से एक्सपोज करते हैं या सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। सो इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स Ag दैट इज सिल्वर एंड क्लोरीन गैस दैट इज Cl2। सो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें फोटो का मतलब है कि लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जो AgCl है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है, इसलिए ये फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। सो इसे हम लिख सकते हैं व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रे कलर। सो ये था फाइनल आंसर। सो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। हमें बताना है कि जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसका कलर क्या होगा और उसका नाम क्या होगा। सबसे पहले हम लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाएंगे। सो लेड के लिए हम लिखेंगे Pb, नाइट्रेट के लिए लिखेंगे NO3। लेड की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा PbNO3 2। सो ये हो गया लेड नाइट्रेट। इस तरीके से हम बनाते हैं पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला। पोटेशियम का सिंबल होता है K, आयोडीन का सिंबल होता है I। पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और आयोडीन की भी वैलेंसी होती है 1। सो जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा KI। अगर इक्वेशन में 1 आ रहा होता तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसे बिना 1 लिखे ही लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर हम KI लिखेंगे, K1I1 नहीं। सो यहाँ पर जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं या फिर मिक्स करते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसको हम लिख सकते हैं PbNO3 होल ट्वाइस प्लस KI गिव्स PbI2 प्लस KNO3। सो यहाँ पर ये जो KNO3 होता है ये तो वाटर में डिजोल्व होता है, जो ये PbI2 होता है ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी कि एक सॉलिड फॉर्म करता है जो कि येलो कलर का होता है। सो यही तुम्हें अपने आंसर में लिखना है। नेम में हम लिख देंगे लेड आयोडाइड जिसका फॉर्मूला है PbI2 एंड येलो प्रेसिपिटेट इसका फॉर्म होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए अगर हम जस्ट यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी एक 2 पुट कर दें तो ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी। लास्ट पार्ट में बताना है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन जस्टिफाइंग योर आंसर, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो रही है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेड यानी कि Pb K की जगह पर आ गया है और K जो है वो Pb की जगह पर आ गया है, यानी कि लेड की जगह पर आ गया है। तो ये जो रिएक्शन होगी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। सो ये थे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।